हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू द लीनियर कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर। इसका मतलब यह हुआ, अगर किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर एग्जांपल के तौर में मैं ले लूँ, मैंने यहाँ पर वी पोटेंशियल अप्लाई किया और करंट का मैग्नीट्यूड मैं इसमें आई मान लेता हूँ। So according to Ohm's law we can write I proportional to B। जैसे जैसे हम B की वैल्यू बढ़ाएंगे हमारा करंट का मैग्नीट्यूड भी बढ़ेगा। सो Ohm's law का ये हमारा एक्सप्रेशन है। अगर हम प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को हटाते हैं तो हमें मिल जाएगा I इक्वल टू V बाई आर। यहाँ से हम लिख सकते हैं V इक्वल टू आई आर। आर हमारा है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर का ये हमारा रेजिस्टेंस है। अगला हम देखते हैं ग्राफ एनालिसिस। ग्राफ में हम ये देखते हैं कि ओम्स लॉ का अगर हम ग्राफ बनाते हैं आई वर्सेस वी, ये हमारा वी है, ये हमारा आई है, तो ओम्स लॉ ओनली अप्लीकेबल फॉर लीनियर एलिमेंट। ओम्स लॉ हमेशा लीनियर एलिमेंट के लिए ही अप्लीकेबल होता है। तो हमारा ये स्ट्रेट लाइन मिलता है ओरिजिन से। सो अगर हम यहाँ से स्लोप निकालना चाहें तो स्लोप इक्वल टू हमारा हो जाएगा, हमें पता है स्लोप इक्वल टू होता है वाई बाई एक्स। सो वाई पे हमारा कितना है आई, एक्स पे हमारा क्या है वी, तो हमें स्लोप बेसिकली क्या देगा 1 बाई आर। सो अगेन यहाँ से हमारा क्या आ जा रहा है वी इक्वल टू आई आर। अब हम ग्राफ के एनालिसिस देखते हैं लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट के लिए। सो बेसिकली मैंने आपके लिए लिख के रखा है नॉन लीनियर के लिए सबसे पहले हम ग्राफ एनालिसिस देखते हैं। सो नॉन लीनियर कहने का मतलब ये है कि कोई भी एलिमेंट अगर नॉन लीनियर होगा तो वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। जैसे इस एग्जांपल में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें ग्राफ जो दिखाई दे रहा है ओनली ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। सो अगर हम यहाँ से स्लोप निकालना चाहें तो स्लोप इक्वल टू हमारा क्या होता है वाई बाई एक्स। सो वाई पे हमारा आई है, एक्स पे हमारा वी है, तो ये हमारा हो जाएगा आई बाई ज़ीरो इक्वल टू इनफाइनाइट। तो यहाँ से स्लोप कितना आ जा रहा है हमारा 1 बाई आर। सो स्लोप जब 1 बाई आर आ जा रहा है तो यहाँ से अगर हम रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालेंगे सो इनफाइनाइट नीचे चला जाएगा, यहाँ पर चला आएगा और हमारा आर का वैल्यू कितना आ जाएगा 0। यहाँ से ये कंडीशन हमें पता चलती है कि आर इक्वल टू 0 ओम आने का मतलब ये कि हमारा ये शॉर्ट सर्किट कंडीशन है, और हमें पता है शॉर्ट सर्किट कंडीशन में पोटेंशियल 0 होता है, रेजिस्टेंस 0 ओम हो जाता है। इसी तरीके से अगर हम इसमें देखते हैं सेकंड केस में, ये भी नॉन लीनियर एलिमेंट का एक ग्राफ है। यहाँ पर हमारा जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इंक्रीजिंग है। सो यहाँ से अगर हम स्लोप निकालना चाहेंगे तो स्लोप इक्वल टू हमारा होता है वाई बाई एक्स, वाई बाई एक्स होता है। सो वाई एक्सिस पे हमारा क्या है आई है, एक्स एक्सिस पे हमारा क्या है वी है, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 0 बाई वी। यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा 1 बाई आर इक्वल टू 0। सो यहाँ से जब आर की हम वैल्यू निकालेंगे 0 हमारा नीचे चला जाएगा। सो 1/0 कितना होता है हमारा इनफाइनाइट। तो यहाँ से हमारी आर की वैल्यू कितनी आ जा रही है इनफाइनाइट आ जा रही है। सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ओम्स लॉ इज़ नॉट अप्लीकेबल फॉर द शॉर्ट सर्किट एंड ओपन सर्किट एनालिसिस। सो बेसिकली ये कंडीशन हमारी कौन सी हो गई ओपन सर्किट की कंडीशन, क्योंकि हमें पता है ओपन सर्किट में क्या होता है रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारी इनफाइनाइट हो जाती है। ओम्स लॉ वैलिड फॉर द लीनियर एलिमेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर क्यों बोला गया? क्योंकि हमें पता है अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा तो हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है कुछ इस तरीके से, आर इक्वल टू आर नॉट प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। ये एक्सप्रेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू इस पे डिपेंड करती है। सो अगर टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट नहीं रहेगा तो हमारी आर की वैल्यू क्या होगी चेंज होगी, इसलिए कांस्टेंट टेम्परेचर रखना हमारा ज़रूरी होता है। ओम्स लॉ को एक एग्जांपल के ज़रिए हम देखते हैं। ये आपका एग्जांपल है ये, तो बेसिकली इसमें एक नोड का पोटेंशियल हमारा कितना है 3 वोल्ट, दूसरे नोड का हमारा पोटेंशियल कितना है 3 वोल्ट, ठीक है। यहाँ भी हमारा कितना है 3 वोल्ट है, ठीक है।
तो ये जो हमारा वायर है जिसमें करंट आई फ्लो हो रही है, इसका रेजिस्टेंस हमारा कितना है, 0 ओम है। तो बेसिकली ये कौन सी कंडीशन हो गई हमारी, शॉर्ट सर्किट कंडीशन हो गई। सो अगर हम I1 की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं तो I1 इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, V/R। सो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा हमारा, 3 - 3/0। सो देखिए आप I1 की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, 0/0 के फॉर्म में आ रही, मतलब ये इनडिटरमिनेट फॉर्म हो गया। सो इसीलिए ओम्स लॉ हमारा नॉन लीनियर एलिमेंट के लिए अप्लीकेबल नहीं होता है, मतलब शॉर्ट सर्किट कंडीशन के लिए हमारा अप्लीकेबल नहीं होता है। दूसरे केस में अगर हम इसमें देखते हैं, यहाँ पर इसका समथिंग फाइनाइट रेजिस्टेंस है। सो यहाँ पर अगर हम I2 की वैल्यू निकालना चाहें तो I2 इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, 3 - 3/1। तो यहाँ से क्या आ जा रहा है हमारा, I2 की वैल्यू 0 एम्पियर आ रही, जो कि हमारी वैलिड है। सो ओम्स लॉ यहाँ पर हमारा क्या होगा, अप्लीकेबल होगा। लेकिन इस केस में हमारा ओम्स लॉ अप्लीकेबल नहीं होगा। अब हम देखते हैं रेजिस्टेंस की वैल्यू किस पैरामीटर पे डिपेंड करती है। सो हमें पता है रेजिस्टेंस इक्वल टू होता हमारा ρL/A। रो क्या होता हमारा, रेजिस्टिविटी, L क्या होता हमारा, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एंड A क्या होता हमारा, क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। सो R हमारा डिपेंड करता है लेंथ पे एंड एरिया पे। रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन द डायमेंशन ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर के डायमेंशन पे हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। बट रेजिस्टिविटी, रो क्या होता हमारा, रेजिस्टिविटी ये डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करती, ये सिर्फ मटेरियल की प्रॉपर्टी पे ही डिपेंड करती है। ओनली डिपेंड ऑन द मटेरियल प्रॉपर्टी, कि किस मटेरियल का बना है, एल्युमिनियम का बना है या फिर कॉपर का बना है। क्योंकि हमें पता है एल्युमिनियम और कॉपर की जो कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी होती है वो अलग अलग होती है। सो रेजिस्टिविटी ओनली डिपेंड ऑन द मटेरियल, किस मटेरियल का वह बना है, या बिल्कुल भी डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड नहीं करता है। लेंथ और एरिया पे ये बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि रेगुलर अपडेट आपको मिलता रहे। थैंक यू।